आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से काफ़ी सवाल आते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? देखो, बहुत सिंपल सा है, कुछ खास बात नहीं है। अगर कभी हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में फंस जाता है तो फिर उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनना। अगर कभी हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में फंस जाता है तो वहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड समटाइम्स क्लोरीन भी बनाता है। क्लोरीन बहुत सारे बना देगा, लेकिन हमारे यहाँ दो ही मॉलिक्यूल आएंगे तो दो ही मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, इससे ज़्यादा की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, आराम से सुनना दोबारा से। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन जब दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में फंस जाता है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। कैसे, जरा देखना। मान लो ये HF मॉलिक्यूल है और ये भी HF मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये HF है, यहाँ पर आएगा ये प्लस, यहाँ आएगा ये माइनस, यहाँ आएगा ये माइनस, यहाँ आएगा ये प्लस। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस ये माइनस है, इन दोनों के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हुआ है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का नाम एच बॉन्डिंग है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का नाम एच बॉन्डिंग है। ये जो अट्रैक्शन डेवलप हुआ है इसका नाम क्या है? एच बॉन्डिंग। क्लियर? अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, तो ये आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? क्या बोला, जल्दी बताओ। ये आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है। जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसको हम डाइपोल कहते हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे? डाइपोल। तो आपसे एक स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन? तो आप क्या बोलेंगे? यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर? दोबारा से सुनेंगे, नोट कर लेना आप चाहो तो, कि हाइड्रोजन अगर दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ जाता है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स के बीच में पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी एच बॉन्डिंग करता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के बराबर हो जाती है। ऑक्सीजन के बराबर मतलब सिमिलर, पास पास, क्योंकि sp कार्बन है। ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कौन सा कार्बन है? sp में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड HCN। अगर लिक्विड HCN लेते हो आप तो उसमें एच बॉन्डिंग पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर अगला लिखना है कि डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ डाइपोल स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक, अब आगे की बात हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। आगे की बात यह है कि जब हमने केमिकल बॉन्डिंग की बात की थी तो केमिकल बॉन्डिंग जो था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग जो होती है वो इसलिए होती है कि स्टेबिलिटी गेन कर सके। और सवाल ये आता है कि स्टेबिलिटी गेन कैसे होती थी, तो हमने कहा था एनर्जी रिलीज करके। तो एनर्जी रिलीज करके स्ट्रेंथ आती है, तो एनर्जी रिलीज करके स्ट्रेंथ आती है। इसी बेसिस पे एनर्जी के बेसिस पर हमने बॉन्ड्स को क्लासिफाइड किया कि अगर कभी 8 से 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो, कितनी हो? 8 से 42, तो उसे एच बॉन्डिंग कहा जाएगा। और अगर 42 से ज्यादा हो तो उसे केमिकल बॉन्ड कहा जाएगा। और अगर 8 से कम हो तो उसे वॉन डेर वाल्स फोर्स कहा जाएगा।
वॉन्डरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। और इन दोनों वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में भी ये और ये अगर काउंट करें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कब बन रहा है, जब FON आ रहे हैं, FON आ रहे हैं। फील लेना अब आप, अगर मैं यहाँ HF लेता हूँ और HF लेता हूँ, यहाँ नेगेटिव यहाँ प्लस, यहाँ प्लस यहाँ नेगेटिव, और अगर मैं HCl लेता हूँ तो ये आएगा, ये आपका HCl है, ये HCl है, डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। लेकिन जब इस डाइपोल डाइपोल की बात कर रहे हैं तो ये डाइपोल फ्लोरीन की वजह से आएगा, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। Cl में आएगा तो इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्ट करेगा, Cl में आएगा तो इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्ट करेगा। तो डेल्टा नेगेटिव यहाँ ज़्यादा आएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन खींचा होगा तो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ ज़्यादा आएगा। इन दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा तो एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा रिलीज होगा। इसीलिए इस डाइपोल मूवमेंट को एक अलग से नाम दिया गया H बॉन्डिंग, और इसीलिए H बॉन्डिंग इससे थोड़ा स्ट्रांग होता है वान डर वाल फोर्स से। क्लियर? तो वान डर वाल फोर्स से हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए स्पेशल नाम दिया गया इसका, क्योंकि इन डाइपोल और इन डाइपोल में से इस वाले डाइपोल में एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रिलीज होगी, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर? अब एक खास बात और, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डर वाल फोर्स मैंने क्या कहा था, बॉन्ड नहीं होते हैं। नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इट इज नॉट अ बॉन्ड, इट इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड, इट इज अ फोर्स, वीक फोर्स। ठीक है, इनका एक नाम और देते हैं हम, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्योंकि आप देखो यहाँ पर कि ये आपका प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ रहा है। ये एक मॉलिक्यूल है कि नहीं है, ये भी एक मॉलिक्यूल है कि नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर कि ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में अट्रैक्शन आ रहा है, तो नाम हो गया इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो आपसे पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, तो क्या बोलोगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, ट्रू बॉन्ड नहीं होते, वीक फोर्स कहलाते हैं। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। 8 से 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, तो फिर आपके क्या कहते हैं उसको, H बॉन्डिंग। NCERT के अंदर जब आप पढ़ोगे तो लिखेगा आपको कि 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है तो H बॉन्डिंग कहते हैं। अभी 100 क्यों लिखा उसने, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जब लेटेस्ट खोज हुई तो एक मॉलिक्यूल पाया गया, ये HF2-। ये HF2- में भी देखो क्या हुआ कि ये F- है और ये एक HF है, ये आपका क्या आ गया प्लस, ये क्या आ गया एक माइनस। अब आप दिमाग लगाओ, ये आयन है और ये एक डाइपोल है, ये आयन है, डाइपोल है, और ये आपका हाइड्रोजन 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आ गया। तो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आ गया अगर हाइड्रोजन, तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहेंगे। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल केस किसकी हो गई, अब आयन डाइपोल की। यानी आपकी नॉलेज बढ़ गई। अभी तक आपको पता था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल, लेकिन अब पता लग गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ आयन डाइपोल। अब आयन डाइपोल होगा तो आयन पे चार्ज है पूरा का पूरा, तो यहाँ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल से थोड़ा ज्यादा होगा। तो आयन डाइपोल भी आने लग गए थे, तो हमने जो लिखा है वो एनर्जी रिलीज लिखी है डाइपोल डाइपोल वाले H बॉन्डिंग की, और NCERT ने टोटल लिख दी है, चाहे वो आयन डाइपोल हो चाहे वो डाइपोल डाइपोल, उनका एवरेज निकाल के लिखा 100। ठीक है, तो समझ में आ गया दोनों। क्लियर? उसने आयन वाले के अंदर भी जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए उसने 100 को लिया एवरेज। ठीक है, तो 100 किलो जूल पर मोल। तो जैसा ऑप्शन है वैसा टिक कर देंगे। अगर 100 वाला ऑप्शन हो तो 100 टिक करना है, और अगर 8 से 42 लिखा हो तो 8 से 42 कर देना। हम समझ जाएंगे कि उसने डाइपोल डाइपोल को कंसिडर करके पूछा है या आयन डाइपोल को और डाइपोल डाइपोल दोनों को मिला के। ठीक है, अब हमने कहा था कि समटाइम्स क्लोरीन, आखिर क्लोरीन कहाँ कहाँ H बॉन्डिंग करता है वो देखते हैं। इसका नाम है ऑर्थो क्लोरोफिनॉल।
क्या नाम है इसका? ऑर्थोक्लोरोफिनोल। क्या नाम है इसका? ऑर्थोक्लोरोफिनोल। ठीक, इसके अंदर भी आपका एच बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि क्लोरीन है यहाँ पे। अब देखो अगला, इसका नाम होता है क्लोरल हाइड्रेट। क्या नाम है इसका? क्लोरल हाइड्रेट। क्या नाम है इसका? क्लोरल हाइड्रेट। ये क्लोरल हाइड्रेट होता है। इसके अंदर भी आप ये देखो, दो OH ग्रुप है, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, और इन दोनों के बीच में आपका ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट, तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? H बॉन्ड। और ये H बॉन्ड आप देखो क्या बना रहा है? Cl बना रहा है। तो ये दो मॉलिक्यूल आपको याद रखने हैं जिनके अंदर Cl H बॉन्डिंग करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये सवाल डायरेक्ट आ जाता है, एक ऑर्थोक्लोरोफिनॉल और एक क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला देखो क्या होता है? CCl3 CHO.H2, क्लोरल हाइड्रेट। अब क्लोरल हाइड्रेट होगा तभी तो OH दो आ रहे हैं। देखो आप, ये दो OH हो गए, इसमें से एक H ये रहा बाहर। ठीक है, अगर आपसे बोले कि क्लोरल हाइड्रेट बनाता है, यस, बट क्लोरल नहीं बनाएगा। यानी अगर CCl3 CHO, इसका नाम होता है क्लोरल। तो अगर आप बात करें तो क्लोरल एच बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, क्लोरल एच बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। क्लियर? क्लोरल हाइड्रेट एच बॉन्डिंग बनाएगा। ये आपकी क्लोरीन कौन कौन सा एच बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात की जाए तो ये आपका H हो गया, ये F हो गया। अब आपसे पूछेगा आपसे एक सवाल पूछेगा ऐसे कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताओ इनके अंदर, तो अब कैसे करेंगे उसको समझना, ध्यान लगाना, दिमाग लगाना। यहाँ पर आप देखोगे तो ये F माइनस अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर आपका F हो रहा होगा, यहाँ पर आप देखो कौन खींच रहा होगा? अब बताओ, यहाँ पर आपका F खींच रहा होगा, यहाँ आपका O खींच रहा होगा, और यहाँ आपका N खींच रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखो सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा यहाँ पर? F। क्लियर? तो F अगर खींचेगा तो यहाँ से F और इसके बीच में जब एच बॉन्डिंग होगी तो नो डाउट ये वाली स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर ये होगी तो अट्रैक्शन सबसे कम ज़्यादा आएगा, अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा आएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? सबसे कम। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो ये आएगा और स्ट्रेंथ का ये आएगा। तो अगर आपसे बोले कि स्ट्रेंथ पूछनी है, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग अगर कभी भी पूछी जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया उसकी एच बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग कौन करेगा अगर पूछे तो? फ्लोरीन। सबसे स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग कौन करेगा? फ्लोरीन। कौन करेगा? फ्लोरीन। ठीक है, देखो समझ में आया कि नहीं आया? ये F था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने खींचा तो प्लस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा, यहाँ अट्रैक्शन थोड़ा कम आएगा, यहाँ और कम आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह से नेचर में पाए जाने वाला फैक्ट होता है, यानी जिस मॉलिक्यूल की एच बॉन्डिंग जो पाई जा रही है वही पाई जाती है। हम तो सिर्फ उसकी क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर देख, मतलब एक मेथड होता है, टेक्निक होती है, इसका नाम है क्रिस्टलोग्राफी। तो हम उन क्रिस्टलोग्राफी मेथड से मॉलिक्यूल की सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ HF की, किसकी, HF, तो HF में जब देखा गया तो H बॉन्डिंग जो थी वो ऐसे थी, अब आप ये नहीं पूछ सकते कि HF ऐसी H बॉन्डिंग क्यों बना रहा है, क्योंकि ये नेचर में है, हम सिर्फ उसकी स्टडी कर रहे हैं जो नेचर में स्ट्रक्चर है उसकी। तो आप देखोगे इस तरह से, तो यहाँ पर ये जिगजैग स्ट्रक्चर है इसकी, कैसी है, जिगजैग। और इस जिगजैग के अंदर ये याद रखना आप कि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर तीनों जगह F आएगा। 120 के आसपास का एंगल आ रहा है, एग्जैक्ट एंगल है 140 के आसपास, बट हम 120 मान के कर लेते ताकि हमें क्लियर दिख जाए कि यार स्ट्रक्चर कौन सी सही है। जैसे एच बॉन्डिंग की स्ट्रक्चर बना देगा HF की, कि कौन सी HF की एच बॉन्डिंग की स्ट्रक्चर सही है, तो एक तो ये बना देगा और एक ये बना देगा ऐसी। जिगजैग तो ये भी है, ये भी तो जिगजैग है, लेकिन आपने क्या करा स्ट्रक्चर में, देखा कि यार ये और ये आपस में कैसे दिख रहे हैं, 120 पे दिखाई दे रहे हैं, 120 पे दिख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर वही सही होगी जिसमें फ्लोरीन 120 पर आएंगे। ठीक है, तो ये वाली जिगजैग गलत है, ये जिगजैग सही है। तो इस तरह से एच बॉन्डिंग करता है कौन, बोलो, HF। ठीक है, इसी तरह से अगला, वाटर की बात करें अगर, तो वाटर कैसे करता है जरा देखना। ऐसे करेगा, लीनियर। कौन सी एच बॉन्डिंग हो गई इसकी, ये लीनियर एच बॉन्डिंग होगी। इसी तरह से अमोनिया की होगी, ये देखो आप, अमोनिया भी एच बॉन्डिंग करता जा रहा है। ठीक है, तो अमोनिया जो एच बॉन्डिंग करेगा वो भी ऐसे कैसे लीनियर कर रहा है, वाटर भी लीनियर कर रहा है, लेकिन उसकी कैसी आ रही थी, जिगजैग। कैसी आ रही थी, जिगजैग। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाई, आपने भी नहीं बनाई, ये भगवान ने बनाई है, नेचर में पाई गई है, क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर से देखा गया कि इनमें एच बॉन्डिंग ये पाई जा रही है, और इनमें जो एच बॉन्डिंग ये पाई जा रही है उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर से इनकी प्रॉपर्टी डिसाइड की गई थी फिर। ठीक है, जो हमें आगे पढ़नी है प्रॉपर्टीज। क्लियर हो रहा है सब। ठीक है, अब इधर देखो, एच बॉन्डिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंट्रा एच बॉन्डिंग, यानी इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और एक होती है इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, अभी इंट्रा क्या होता है ध्यान से सुनना। इंट्रा का मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल, यानी जैसे मैं एक मॉलिक्यूल और मेरे ही अंदर एच बॉन्डिंग हो जाए ऐसे ही है, तो ये एच बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, इंटर। और इंटर जब होगी, सॉरी इंट्रा, और जब इंट्रा होगी उसके अंदर आप देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ये इस तरह से एक रिंग बनेगी, ये रिंग बन गई। ये जो रिंग बनती है इसे कहते हैं चिलेट रिंग। क्या कहते हैं इसे, चिलेट रिंग। तो इंट्रा मोलिकुलर क्या बोलना है आपको, विद इन द मॉलिक्यूल। और जब इसकी बात आए तो क्या होगा, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, विद इन द मॉलिक्यूल, और ये है बिटवीन मॉलिक्यूल। क्या बोला जल्दी बताओ।
ये आपका है विद इन द मॉलिक्यूल और वो है बिटवीन मॉलिक्यूल। क्लियर? विद इन मॉलिक्यूल कैसे होगी वो देखो, ये हो गई विद इन मॉलिक्यूल, है ना। बिटवीन मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, चाहे वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, जैसे अभी HF में बताई थी, तो HF और HF दो मॉलिक्यूल थे, उनके अंदर होना शुरू हुई, दो या दो से ज़्यादा, तो वो आपके क्या कहलाएगी, इंटर। ये उसी मॉलिक्यूल में हो रही है, ये है इंट्रा। ठीक है, जैसे इसका नाम होता है ऑर्थोफिनोल, और अगर इसका मैं क्या ले लूं, पैराफॉर्म। ये कहलाएगा आपका इंटर, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल के बीच में हुई है, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में या अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में इंटर कहलाती है, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है तो इंट्रा कहलाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये चिलेशन, और इसके अंदर ये दोनों मॉलिक्यूल का एसोसिएशन। ठीक है, तो ये होता है चिलेशन होता है, यहाँ एसोसिएशन होता है। ठीक, अब इससे प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ता है वो समझते हैं। प्रॉपर्टी पे फर्क क्या पड़ रहा है वो देखना जरा। जैसे मान लो मैंने विस्कोसिटी की बात करते हैं, विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि बहने का विरोध करना। कोई चीज़ जा रही है, आराम से बह रही है, उस चीज़ का विरोध होगा, बहने का विरोध होना। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या कर लिया, ये वाला एच बॉन्डिंग कर लिया, कौन सा हुआ, ये इंट्रा। अब पहले मैं ऐसे चल रहा था, आराम से देखो, पहले मैं ऐसे चल रहा था, मेरी विस्कोसिटी ये थी, अगर मैंने इंट्रा एच बॉन्डिंग कर ली तब भी विस्कोसिटी तो यही हुई, क्या फ़र्क पड़ा उससे। लेकिन अगर मैंने क्या कर लिया, इंटर, तो पहले मैं आराम से ऐसे चल रहा था, अब मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया, वहाँ से एच बॉन्डिंग होगी ना, तो अब मैं आसानी से नहीं जा पा रहा। तो यानी कि विस्कोसिटी अगर हम बात करेंगे, तो विस्कोसिटी की बात करो तो किसकी ज़्यादा आएगी, इंटर की। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को वेपराइज करना, ऊपर ले जाना। जैसे मैं हूँ, मान लो मुझे यहाँ से पकड़ के ऊपर ले जा रहे हैं आराम से, तो मैंने ऐसे कर लिया, तब भी ऊपर आराम से वही ले जाएंगे इसको पकड़ के। लेकिन अगर मैंने इंटर कर लिया, सोचना जरा, इंटर कर लिया तो पहले मेरे को ऐसे ले जा रहे थे, अब मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया तो क्या हुआ, मैं आसानी से बॉइलिंग नहीं ऊपर जा पाऊंगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। विस्कोसिटी समझ में आएगा। हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस क्या बोलते हैं उसको, ये है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। हीट ऑफ वेपोराइजेशन को लिखते हैं डेल्टा एच। अब आप सोचो हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, मेरे को कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन फिर एक लाइन समझ में आ गई, वेपोराइज करने जैसा कुछ। तो वेपोराइज तो कौन सा होगा, इंट्रा आसानी से होगा, क्योंकि इंटर को फिर अट्रैक्ट कर रखा है किसी ने, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी इसी का ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग का। ठीक, तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल आएंगे तो आप कर देंगे, सिंपल है। क्लियर, नोट कर लेना इसको। क्लियर सबको, हाँ या ना। ये एच बॉन्डिंग की बात हो गई, क्लियर। अब एच बॉन्डिंग में एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है, वो ये कहेगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बोरिक एसिड।
बोरिक एसिड की बात कर रहा है वो। अब बोरिक एसिड में भी एच बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो वो एच बॉन्डिंग जब करता है तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग कर लेता है, और वो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग करने के बाद वो किस में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। किस में आ जाता है, किस में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में। तो वो सॉलिड स्टेट में उसका स्ट्रक्चर क्या है वो ये पूछ रहा है। तो ये आपके काम की बात है नहीं, वैसे मैं बना देता हूँ। इसको ऐसे बनाओ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर दिखे ये। थोड़ा क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये बोरोन है, देखो इधर ये एक 2D शीट लाइक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। क्या ये 2D शीट लाइक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, 2D शीट लाइक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो इसलिए है क्योंकि ये एच बॉन्डिंग कर रहा है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। क्या कर रहा है ये, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। क्या कर रहा है ये, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो बोरिक एसिड एक इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग करता है, उससे इसकी स्ट्रक्चर होती है 2D शीट लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसमें से एक बोरिक एसिड को हम निकालते हैं अगर, तो आप इसको देखना ध्यान से। अब 1 2 3 4 5 6, एक बोरिक एसिड कितने एच बॉन्डिंग बना रहा है देख के बताओ फटाफट से। तो आपसे सवाल पूछेगा यहाँ पर कि एक बोरिक एसिड कितनी एच बॉन्डिंग बना रहा है, 6। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इसी यूनिट को यहाँ पर बनाया गया है ये। क्लियर। अब ये आपको इतना डिटेल में समझ में आएगी नहीं, इसलिए आप इसको बनाना भी मत, चाहो तो बना लेना, चाहो तो मत बनाना, टेंशन मत लेना। पर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी के अंदर जो दी हुई है वो वाली बना लेना।
ठीक है, वो इस तरह से दी हुई है आराम से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, एच बॉन्डिंग खोलना, एनसीईआरटी के अंदर स्ट्रक्चर मिल जाएगी सॉलिड स्टेट बोरिक एसिड की। ठीक है, तो वहां से आपको बनाना। अब ये देखो, इसमें क्या खास बात होती है कि ये जो है ना, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है ऐसे, यानी इसके ऊपर एक और लेयर पाई जा रही है, एक और लेयर पाई जा रही है, लेयर पाई जा रही है, और लेयर्स के बीच में अगर आप बात करेंगे तो वीक फोर्स होता है वान डर वाल फोर्स, इसलिए स्लिपरी होता है नेचर में। तो बोरिक एसिड जो होता है स्लिपरी होता है, इसीलिए कैरम बोर्ड पाउडर में यूज़ किया जाता है। कैरम बोर्ड वाला देखा आपने पाउडर, कितना स्लिप करता है। ठीक है, दूसरा, इसे बेबी पाउडर के रूप में भी यूज़ करते थे पहले, बट बेबी पाउडर की तरह अब यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये स्किन पर रेशेस कर देता है। क्या कर देता है? रेशेस। नोट करना इसके यूज़। पहला, कैरम बोर्ड पाउडर में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी लेयर्स के बीच में वीक फोर्स होता है वान डर वाल फोर्स। अब ये वान डर वाल फोर्स क्या होता है ये अगले साल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो वान डर वाल फोर्स होता है जिसकी वजह से ये स्लिपरी होता है नेचर में। क्लियर? अगला, ये बोरिक एसिड जो होता है कैसा होता है? वाइट होता है, स्पेरेंगली यानी कि पार्शल सॉल्युबल होता है पानी में। कैसा होता है? पार्शल सॉल्युबल इन वाटर। कैसा होता है? पार्शल सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बट कंप्लीट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये इसके प्रॉपर्टी यूजेस लिखवा रहा हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट यूज है कि माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है ये। क्या होता है ये? माइल्ड एंटीसेप्टिक। ये बोरिक एसिड की बात आपको समझ में आई। ये मैंने इसकी सिर्फ प्रॉपर्टी लिखाई है। दूसरा एक स्ट्रक्चर है, ये होता है मेलेइक एसिड। क्या होता है? मेलेइक एसिड। ये होता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड। ये आपका मेलेइक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड है। कौन अच्छा प्रोटोन डोनर एसिड है? अब प्रोटोन डोनर एसिड की बात करें अगर अपन, तो यहाँ पर आप जैसे H निकाल दोगे, तो H निकालते ही आपके यहाँ पर आ जाएगा ये O-, ये H, ये यहाँ पर आपका आएगा ये OH। ठीक है, अब देखो, ये होता है आपका फ्यूमेरिक एसिड, सॉरी मेलोनिक एसिड, और ये होता है आपका फ्यूमेरिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में से जब आपने H निकाला तो यहाँ पर आपका आया ये C डबल बॉन्ड O-, और यहाँ से जब आपने निकाला तो ये आया CH। अब आप देखो इसको, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये H बॉन्डिंग। क्या बन जाएगा? H बॉन्डिंग। जबकि यहां से आप निकालोगे तो ये दोनों एंटी पोजीशन पर हैं। क्या ये H बॉन्डिंग कर पाएगा? नहीं। लेकिन यहां से जब आपने एक H+ निकाला तो एक H+ निकालने के बाद वो इसके साथ क्या कर पा रहा है? आसानी से H बॉन्डिंग। अगर वो आसानी से H बॉन्डिंग कर पा रहा है
तो आप सोच के देखो, प्रोडक्ट मैंने एक बार शायद बताया हो, नहीं बताया तो बताता हूँ। अगर कभी प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, क्या बोला, अगर कभी प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्शन ज़्यादा आगे भागती है। ये एक रूल होता है, अगर फिजिकल में पढ़ा हो आपने, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लोगे। जब भी अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्शन ज़्यादा आगे भागती है। तो यहाँ से जब यहाँ आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ आने पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि यार ये एच बॉन्डिंग कर रहा है और ये भी कौन सी वाली है, आयन डाइपोल है। देखो आप, आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग हो रही है तो स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग है। स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग अगर है तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन ज़्यादा आगे भागेगी। रिएक्शन ज़्यादा आगे भागेगी तो ये H+ ज़्यादा बनेगा, और अगर ये H+ ज़्यादा बनेगा तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, तो फ्यूमेरिक ज़्यादा एसिडिक होगा मेलेइक से। ठीक है। अब एक्चुअली जो एक ये जैसे दो H हैं इसमें, एक H ये भी है और एक H ये भी है, एक H ये भी है और एक H ये भी है, ये दो हाइड्रोजन निकाल सकता है, दो H+। जब पहला H+ निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट एसिड कांस्टेंट। यानी वो बोलेगा कि फर्स्ट एसिड कांस्टेंट किसका ज़्यादा है, तो मेलेइक एसिड का ज़्यादा है। लेकिन जब आपको दूसरा H निकालना हो, सेकंड, तो आप देखो ये वाला सेकंड है, ये इसके साथ H बॉन्डेड है, अब ये आसानी से नहीं निकलेगा। तो जो सेकंड वाला निकालना हो तो सेकंड वाला आसानी से नहीं निकलेगा। सेकंड वाला अगर निकालना हो तो सेकंड वाला आसानी से नहीं निकलेगा। यानी कि अब यहाँ पर नया चेंज आ गया, क्या कि अगर Ka1 ऑफ मेलेइक एसिड बात करें तो ज़्यादा होगा किससे, Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड से। और अगर Ka2 की बात करें ऑफ मेलेइक एसिड तो वो कम हो जाएगा किससे, Ka2 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड से। देखो वापस समझना, कुछ भी नहीं है। Ka का मतलब है आयनाइजेशन कांस्टेंट, कोई मतलब नहीं होता उससे, H निकलने की टेंडेंसी से देखते हैं Ka। ये आसानी से H निकालेगा क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा तो H+ ज़्यादा निकलेगा। प्रोडक्ट स्टेबल क्यों हो रहा है, क्योंकि आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग पाई जा रही है। प्रोडक्ट स्टेबल ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग पाई जा रही है। यहाँ पर कोई एच बॉन्डिंग नहीं हो रही, इसलिए ये थोड़ा कम स्टेबल है, ये इसके रेस्पेक्ट में H+ कम निकालेगा। तो इसका Ka1 ज़्यादा आएगा, मेलेइक का, फ्यूमेरिक का कम आएगा। इसको सिस फॉर्म भी बोल सकते हैं, आप समझ रहे हो। मैंने बताया था आमने सामने होते तो सिस, और अपोजिट होता है तो ट्रांस होता है। लेकिन जब सेकंड वाला H निकालने की बारी आएगी तो वो इसके साथ H बॉन्डेड है। सेकंड वाला अगर इसके साथ H बॉन्डेड है तो फिर ये आसानी से नहीं निकलेगा, ये आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ये इसके साथ H बॉन्डेड नहीं है, तो Ka2 इसका ज़्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ऑर्गेनिक का सवाल है, आता है H बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, इसको डिटेल में आप ऑर्गेनिक में भी आएगा एक बार और। अब एक सवाल पूछ रहा है वो, वो कह रहा है कि यार अमोनिया जो होती है वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है और HCl इजीली लिक्विफाई नहीं होती है, क्यों? क्वेश्चन पूछ रहा है वो। अमोनिया इजीली लिक्विफाई हो जाती है लेकिन HCl नहीं होती, अब रीज़न बताओ। तो भाई लिक्विफाई होने का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। देखो गैस और 3 स्टेट आप समझना, गैस, लिक्विड और सॉलिड। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होता है आपको बताओ, सॉलिड में। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसका होता है,
सॉलिड का, फिर किसका होता है लिक्विड का, और फिर किसका होता है गैस का। तो अब अगर मैं बात करूं सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, तो अगर मान लीजिए किसी में अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा होगा तो जल्दी लिक्विफाई होगा ना। तो अब अमोनिया और HCl में कंपेयर करूँ तो अमोनिया में तो एच बॉन्डिंग होती है, HCl में नहीं होती है। Cl में सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल बताया, उनमें होती है, HCl में नहीं करता वो एच बॉन्डिंग। अब क्यों नहीं करता, अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है तो मैंने क्या कहा था, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो 8 से 42 में नहीं काउंट हो रही है। इस अगर इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो उसका नाम वान डर वाल फोर्स ही रह जाएगा, फिर वो आपके एच बॉन्डिंग की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ये तो बैच जैसे शफल करते हैं ना अपन, तो अगर किसी की परसेंटेज मान लो इतनी नहीं आई तो उसका बैच दूसरा हो जाता है, और उसकी इतनी परसेंटेज आ गई तो उसका बैच दूसरा हो जाता है। दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ रहे लेकिन बैच अलग अलग है, समझ गए। तो ये आप और मैं नहीं, ये तो उस परसेंटेज ने बताया ना उसका कि ये बैच है। तो इसी तरह से यहाँ जो अट्रैक्शन से निकलने वाली जो एनर्जी थी उसने बताया ना कि ये तो वीक फोर्स है और ये एच बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अमोनिया एच बॉन्डिंग कर सकता है, HCl एच बॉन्डिंग नहीं कर सकता, इसलिए एच बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखती है, इसका मतलब इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। तो आपका आंसर सिंपल है कि अमोनिया इजीली लिक्विफाई होगा ड्यू टू एच बॉन्डिंग। अमोनिया इजीली लिक्विफाई होगा ड्यू टू एच बॉन्डिंग। HCl में एच बॉन्डिंग नहीं होती इसलिए वो इजीली लिक्विफाई नहीं हो रहा। सेम क्वेश्चन ऐसा कैसे ही आएगा कि HF, HCl, HBr और HI, ये HF तो होता है लिक्विड, वाइल अदर जो होते हैं वो गैस। वाई क्वेश्चन क्या बताओ, HF ये कहलाते हैं हेलोजन एसिड, क्या कहलाएंगे हेलोजन एसिड। क्वेश्चन पूछेगा कि HF इज लिक्विड अमंग हेलोजन एसिड्स, एक्सप्लेन व्हाई। तो सिंपल बात थी भाई, HF लिक्विड होगा क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग पाई जाएगी। HF लिक्विड होगा क्योंकि उसमें एच बॉन्डिंग पाई जाएगी। एच बॉन्डिंग पाई जाएगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो किस में आ जाएगा लिक्विड, और ये तीनों गैस में रहेंगे, ठीक है। नेचुरल स्टेट की बात करें तो लिक्विड हो सकता है ये इजीली लिक्विफाई। वापस सवाल वही आ गया, क्या सवाल आया कि HF इजीली लिक्विफाइड हो सकता है क्योंकि वो एच बॉन्डिंग रखता है। अगला देखो, देखो CH4 एंड वाटर की बात करें अगर अपन तो ऑलमोस्ट इनका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर। व्हाई? वो कह रहा है कि यार CH4 और H2O में बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा क्यों हो रहा है, सोचो, जबकि मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। दिमाग लगाओ, क्यों? ड्यू टू एच बॉन्डिंग। बोलो क्यों? क्योंकि यार जो वाटर होगा उसके अंदर आपस में वाटर के लिक्विड फॉर्म में होगा, तो लिक्विड फॉर्म में आप वाटर के अंदर बहुत सारा एच बॉन्डिंग होगा, और अगर लिक्विड फॉर्म में उसके अंदर बहुत सारा एच बॉन्डिंग होगा तो आप सोच सकते हो क्या होगा, उसको वेपराइज करने के लिए बहुत दिक्कत आएगी। बहुत सारा एच बॉन्डिंग होगा तो उसको वेपराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्यों? अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो धीरे 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 ऊपर आएगा, वो वेपराइज होगा। क्लियर? तो इसमें ऐसा है नहीं, क्योंकि ये आपका कौन सा वीक वान डर वाल फोर्स रखेगा, वीक वान डर वाल फोर्स रखेगा तो ये इजीली वेपर में चला जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है इसी का ज़्यादा होगा, रीजन इसके अंदर एच बॉन्डिंग पाई जाएगी। ठीक है, अगला सवाल पूछेगा।
ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है जिसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। अब आप सैलिसैल्डिहाइड की बात करेंगे तो सैलिसैल्डिहाइड में कौन सा एच बॉन्डिंग हो रहा होगा बताओ? जल्दी बोलो। ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड की बात करें तो उसके अंदर होगा इंट्रा, और जो पैरा सैलिसैल्डिहाइड होगा उसके अंदर होगा इंटर। तो सवाल ये पूछा है कि ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है यानी कि सैलिसैल्डिहाइड है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है ये CHO ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। CHO ग्रुप को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। ऑर्गेनिक में आया होगा ये। तो CHO ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये CHO ग्रुप एल्डिहाइड है और ये कर रहा है इंट्रा एच बॉन्डिंग, और ये जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। दोनों में से स्ट्रॉन्ग किसकी है? उसकी। तो वो पाया जाता है सॉलिड स्टेट में। किसमें पाया जाता है? सॉलिड। और ये पाया जाता है किसमें? लिक्विड स्टेट में। तो क्वेश्चन यही पूछता है वो आपसे कि यार सिंपल सी बात पूछेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिक्विड स्टेट में पाया जाता है जबकि पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, क्यों? तो आप सिंपल बोलोगे कि उसके अंदर जो पैरा वाला उसके अंदर आपके इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि ये जो आपका ऑर्थो वाला है उसके अंदर इंट्रा एच बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है। इसी तरह का एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम क्या बन गया? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सॉरी ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो आपसे क्वेश्चन मैंने अभी इस तरह का कराया भी था एक। तो बॉइलिंग पॉइंट अपने को पता ही किसका ज्यादा आएगा, बोलो किसका ज्यादा आएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल का। किसका ज्यादा आएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? तो ये कुछ छोटे छोटे सवाल थे जो मैंने कराए हैं आपको, बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। इनको अच्छे से पढ़ना अभी, और आप टेंशन मत लेना अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। बिल्कुल मत सोचना कि सर कितना समझ में आया, कम समझ में आया, ज़्यादा समझ में आया, क्या है। जितना पढ़ा दिया पहले अच्छे से उसको लर्न कर लेना, ताकि अगली क्लास में हम बात करें। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कहूँगा फिनिश, तब आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक खास बात और कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पहले अपन ने एक डीपीपी दी थी स्ट्रक्चर वाली, तो उस स्ट्रक्चर वाली डीपीपी को भी आप सॉल्व कर लेना अभी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही खत्म होगा उसके बाद अपन सारा होमवर्क डिस्कस करेंगे, उसमें डीपीपी आएगी वो स्ट्रक्चर वाली। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय।